आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? ठीक हैं? तो अब बात करते हैं पहले हम बिहेवियरिज्म की। तो बिहेवियरिज्म के फाउंडर कौन थे? द फाउंडर ऑफ बिहेवियरिज्म वाज जॉन बी वैटसन। इन्होंने जो जॉन बी वैटसन जो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बात की थी कॉन्शियसनेस के ऊपर। कैसे? जॉन बी वैटसन reacted against the view that conscious experience was the premise of psychology. He studied the behavior of animals and insects. जॉन वेटसन ने जब वो बात की थी बिहेवियर के ऊपर, मतलब कि बच्चों का बिहेवियर, जानवरों का बिहेवियर, और उसने जो है वो अगेंस्ट व्यू दिया था कॉन्शियस एक्सपीरियंस के ऊपर। इंसान का जो शऊरी दिमाग है उसके अलावा उसने जो है वो उससे यानी कि इसमें बात अगर कुछ साइंटिस्ट जो बात कर रहे हैं कॉन्शियस के ऊपर, तो इसने कॉन्शियसनेस के खिलाफ बात की थी। बिहेवियर इज पब्लिक है, कुछ मेन पॉइंट है। बिहेवियर पब्लिक है, कॉन्शियस प्राइवेट है। लेकिन साइंस डील करती है साइंस डील करती है क्या हुआ? साइंस डील करती है पब्लिक फैक्ट्स के ऊपर, क्योंकि बिहेवियर तो आपका होता है पब्लिक में होता है। कॉन्शियसनेस आपके अंदर होती है वो तो आपकी होती है प्राइवेट होती है, वो तो आपकी प्राइवेट होती है। लेकिन जो साइंस मानती है वो मानती है पब्लिक फैक्ट्स के ऊपर। जो है ना, आपका बिहेवियर तो बाहर तो शो हो रहा है, लेकिन जो आपकी कॉन्शियसनेस है वो तो आपके अंदर ही होती है। रीजन है इसकी क्या वजह है? जो अभी मैंने बात की कि बिहेवियर पब्लिक है, प्राइवेट है। इसकी वजह ये है growing impatient with introspection. साइकोलॉजिस्ट जो आते हैं वो ग्रो करा रहे होते हैं इम्पेशेंट को इंट्रोस्पेक्शन के साथ। अब ये लाइन मुझे भी मैं इस लाइन को आपको इंशाल्लाह आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको अगली वीडियो में इस लाइन के बारे में समझा दूंगा। आप इवान पावलर, इसका बाकायदा पूरा एक्सपेरिमेंट है जिसमें स्टिमुलाई कंडीशन अनकंडीशन को पूरा डिस्कस किया गया है। द रशियन physiologist Ivan Pavlov's research on the condition response was regarded as an important area of behavioral research, but it was Watson who was widely spread influence. रशियन इवान पावलर कौन थे? एक रशियन फिजियोलॉजिस्ट थे जो कि कंडीशन रिस्पॉन्स पर काम कर रहे थे। उन्होंने काफ़ी आइडियाज़ दिए, अपनी रिसर्च करी ऑन द बिहेवियर। लेकिन वाटसन ही जिम्मेदार थे बिहेवियरिज्म के। देखो ना, वो बात ठीक है कि जो इवान ने जो है वो काम किया, रिसर्च की, ठीक है, लेकिन अब वाटसन को हम बिहेवियरिज्म का लेके हम उस्ताद बोल रहे हैं कि उसने जो है वो पूरा डिस्क्राइब किया होगा, पूरा उसने उसके ऊपर काम किया होगा। तो इसलिए बी डॉट एफ स्किनर। बी डॉट एफ स्किनर स्किनर argued that nearly behavior is the result of conditioning and the environment shape behavior by reinforcing specific habits. बी स्किनर ने क्या नाम आर्गुमेंट की कि बिहेवियर जो है वो होता है इंसान का बिहेवियर जो है वो कंडीशनिंग और एनवायरनमेंट की
नतीजे में होता है। जैसा इन्वायरमेंट होगा उसका बिहेवियर वैसे ही होगा, जैसी कंडीशन होगी उसका बिहेवियर वैसे ही होगा। कॉमन सेंस। अब उसने कहा कि कैसे हो, बाय रीइंफोर्सिंग, माहौल के हिसाब से उसका बिहेवियर होगा। और आप मेरी बात ऐसे सुन लें, मैं आपको ना ऐसी बात सुना देता हूँ कि माहौल के हिसाब से उसका बिहेवियर होगा और कंडीशन। देखो ना, एक एग्जांपल है। एक बच्चा है जो खाने की मेज़ पे बहुत देर से आता है। लाइक जैसे कि खाना लगता, फर्ज कर लें खाना लग गया है 9 बजे। वो आ रहा था, वो सबने खा लिया, वो फिर आया। उसके वालिदैन ने कहा बेटा कल से आप टाइम पे आना। तो उसने अपने अब्बू की बात मानी, वो टाइम पे आ गया। उसके अब्बू ने उसको उस टाइम पे आने में, यानी उसके अच्छे काम पे उसको अप्रिशिएट किया। कल से वो बच्चा डेली टाइम से पिला के और खाने पर बैठ जाता है। तो ये होता है आपके पास री इन्फोर्सिंग। ये आपके पास क्या होती है, ये टर्म क्या होती है आपके पास, री इन्फोर्सिंग। ये तो जैसा माहौल होगा, जैसी कंडीशंस होंगी, उस हिसाब से जो है आपका बच्चा, इंसान का बिहेवियर शो होगा। अच्छा, the condition was response unit of behavior। कंडीशन एक छोट, जैसे कि ना सेल इज द यूनिट ऑफ लाइफ है, वैसे कंडीशन आपके पास हाँ बिहेवियर का छोटा यूनिट है। अगली लाइन लिखी हुई है, behaviorists to tended to discuss psychological phenomena in terms of stimuli and responses। बिहेवियरिस्ट ने जो है वो साइकोलॉजिकल फिनोमेना को डिस्कस किया है, किसके टर्म में, स्टिमुला और रिस्पॉन्स के टर्म में। गैस्ट्रो साइकोलॉजी में फाउंडर, अब हम कह रहे हैं डिस्कस गैस्ट्रो साइकोलॉजी को। ये अब हम डिस्कस कर रहे हैं गैस्ट्रल्ट साइकोलॉजी को। उसके फाउंडर कौन थे, मैक्स वर्थीमर। इन्होंने वोल का कॉन्सेप्ट दिया था। ये द वोल इज डिफरेंट फ्रॉम द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। वोल परसिव करता हो, इसके बारे में मैं ये इतनी इन्फॉर्मेशन में आपको नेक्स्ट वीडियो में फुल डिटेल दे दूंगा। आगे हम पढ़ेंगे क्या रीज़न है, द वोल डिपेंड ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन द पार्ट्स। एग्जांपल से मैं आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वी सी एज अ सिंगल लार्ज ट्रायंगल एज अ सिंगल फॉर्म ऑफ और गैस्ट्रल्स rather than as their small angles। की इंटरेस्ट की बात करते हैं, द perception of motion, how people judge size and the appearance of colors under changes in motion। इंट्रोस्पेक्शन पे आ जाते हैं। इंट्रोस्पेक्शन पे learning, memory and problem solving that help by the groundwork current for current for current research in cognitive psychology। यानी कि वही लर्निंग, याददाश्त, पढ़ना और प्रॉब्लम सॉल्व करना, ये जो है एक, ये सब एक रिसर्च में आ जाता है। वो आपके पास कॉग्निटिव साइकोलॉजी में होता है। यानी वही सोचना समझना पढ़ने से आपके पास कॉग्निटिव साइकोलॉजी में आते हैं। Psychoanalysis is both a theory of personality and a method of psychotherapy invented by Sigmund Freud around the turn of the 20th century।
at the center of Freud theory is the concept of the conscious, the thought, attitude, impulses, wishes, motivation, and emotion of which we are unaware. साइको एनालिसिस में जो है आपके पास दो तरह की थ्योरी होती हैं। एक होती है साइकोथेरेपी जो कि सिगमंड फ्रॉइड ने दी और जो कि 20th सेंचुरी के अराउंड है ये। अब हम फिफ्थ थ्योरी की सेंचुरी की बात करते हैं, वो आपके पास है, यानी जो फिफ्थ थ्योरी है उसका आपके पास अनकॉन्शियस का कॉन्सेप्ट है। तो आपके थॉट्स जो कि लाशोरी में आते हैं, एटीट्यूड, इम्प्रेसिव स्पीशीज, ख्वाहिशात, डिजायर, मोटिवेशन, इमोशन। अच्छा, unconscious thought are expressed in dream, slip of tongue, and physical when I use the method of free associations. इसको मैं आपको इस तरह एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमने बात की साइकोएनालिसिस में जो दो थ्योरियाँ आती हैं सही है, उसके ऊपर उसने बात की, पर्सनैलिटी की भी बात की, और उसने एक साइकोथेरेपी का बताया जो कि सिगमंड फ्रॉइड ने इजाद किया था। वो 20th सेंचुरी के अच्छा, फिर तो जो है आपको जो है अनकॉन्शियस का कॉन्सेप्ट देती है। आपके थॉट्स हैं, आपके एटीट्यूड्स हैं, आपके इम्पल्सेस, न्यूरॉन्स, आपकी ख्वाहिश, आपके डिजायर, आपके मोटिवेशंस, आपके रूल, ये सब कुछ अब आप उससे अनअवेयर रहते हो। अब यानी कि अब देखो, आपके अंदर जो आपको लाश हो रही है, आपको ख्याल कभी भी आपका एटीट्यूड कभी भी चेंज हो सकता है, आपके इम्पल्सेस कभी भी चेंज हो सकते हैं, आपकी ख्वाहिशात कभी चेंज हो सकती हैं, आपकी मोटिवेशंस, आपकी जज्बात, आपकी इमोशंस। देखो, आप जो ख्वाब देखते हो ना, वो आपका ख्वाब लाशौरी होता है, उसमें वो चीज़ें आ जाती हैं। तो उस चीज़ को उन्होंने कुछ एक मेथड यूज किया था, तो उसका नाम था साइकोथेरेपी। अगला टॉपिक है हमारे पास कॉन्टेम्पोरेरी साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। ये रहा कॉन्टेम्पोरेरी साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। पहला हमारे पास पर्सपेक्टिव है, the human brain is divided into right and left hemisphere, and the region by to face cognition seem to be located in mainly in the right hemisphere. यहाँ पर एक जो थॉट है, बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। साइकोलॉजिकली ह्यूमन ब्रेन तकसीम होता है राइट और लेफ्ट पे। ये आप सेकेंड ईयर की बायोलॉजी में आप पढ़ के आ चुके हो, आई थिंक चैप्टर 3। और वहाँ का जो जो हमने बात की राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर की, उसमें एक इलाका होता है जो कि फेज रिकॉग्निशन को डिवोट कर रहा होता है। और वो फेज रिकॉग्निशन के पास आपको मिलेगा आपके राइट, यानी फेस रिकॉग्निशन, चेहरों को पहचानना है ना। अगर आप यार ये तो मेरी, अगर फर्ज कर लो आपने 20 साल पहले जो है, आपने 20 साल पहले इस बात को ऐसे आप समझ लो, आपने 20 साल पहले कोई फोटो आपने
आपकी होंगी, आपके बचपने की, जब आप वो देखते हो हाँ यार ये तो मैंने उस टाइम भी थी। यानी जो आपका जो आप उस चेहरे को पहचान रहे हो, आपकी वालदा हो गई, आपके आपके फादर हो गए, आपके भाई हो गए, उनकी फोटो को आप पहचान लेते हो। क्यों? वो आपका आपका जो फेस रिकॉग्निशन की जो पावर है वो आपके राइट हेमिस्फीयर में होती है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द लेफ्ट हेमिस्फीयर इज द लेफ्ट हेमिस्फीयर इज स्पेशलाइज्ड फॉर अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज। जो आप जो आप जबानों को सीखते हो, समझते हो, उर्दू जो भी लैंग्वेज है वो आपके लेफ्ट हेमिस्फीयर उसके लिए उसको यानी आपका जो ब्रेन का लेफ्ट हेमिस्फीयर है उसको उस लैंग्वेज के लिए डिजाइन किया गया है। द राइट हेमिस्फीयर, अच्छा अगला पॉइंट है मोहम्मद। द राइट हेमिस्फीयर इज फॉर इंटरप्रेटिंग इंटरप्रेटिंग स्पेशल इंटरप्रेटिंग स्पेशल रिलेशंस। अब ये पॉइंट मैं आपको इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको ये पॉइंट समझा दूंगा। अगली वीडियो हमारे पास मेमोरी। द बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव हैज आल्सो associated in the study of memory. It emphasizes the importance of certain brain structures, including the hippocampus, which is involved in consolidating memories. मेमोरी का जो की पॉइंट ने दिखा रहा है वो है बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से ही उसका ताल्लुक है। देखिए, और हम बायोलॉजी के अंदर ही मेमोरी को पढ़ते हैं। इसके अंदर आपका आता है हिप्पोकैम्पस। देखो, आपकी जो मेमोरी का ताल्लुक है ना, आपकी याददाश्त जो आप सेव करते हैं, आपका ब्रेन, तो आपके ब्रेन में एक फंक्शन काम करता है, उसका नाम है हिप्पोकैम्पस। एक ऑर्गन, एक हार्मोन काम करता है, हिप्पोकैम्पस जो है वो काम करता है, वो आपकी मेमोरी को स्टोर करता है। अगले हेडिंग है चाइल्डहुड amnesia with biological perspective. Childhood amnesia may be partly due to an immature hippocampus, a structure that is not fully developed until a year or two after birth. बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से बात करें तो चाइल्डहुड एमनीसिया हो सकती है अगर आपका हिप्पोकैम्पस इमेच्योर हो, यानी उसका स्ट्रक्चर अच्छे तरीके से जो है वो डेवलप ना हुआ हो। ये एक्चुअली जो है वो स्टार्टिंग के एरियस में होती है, जैसे कि जब बच्चा 2 साल का होता है, 3 साल का होता है, तब बच्चे का जो है वो हिप्पोकैम्पस कमजोर होता है। बिहेवियरल पर्सपेक्टिव, अब बात करते हैं बिहेवियर की। द बिहेवियर पर्सपेक्टिव focus on observable stimuli and responses and regard nearly all behavior as a result of conditioning and reinforcement. अब हम बात करें चाइल्डहुड एमनीसिया को बिहेवियर पर्सपेक्टिव से, तो इसके अंदर भी कंडीशनिंग और रीइंफोर्समेंट की बात की जा रही है। एग्जाम्पल, आप पनिशमेंट फर्ज कर लो, एक बच्चा स्कूल टाइम पे नहीं आया, अगर आप उसको आप पनिश करोगे तो वो आपकी रीइंफोर्समेंट नहीं होगी, वो आपकी नेगेटिव होगी। लेकिन अगर बच्चा टाइम पे आता, आप उसको अप्रिशिएट करो तो वो उसकी उसकी होगी उसकी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। ये आपका चाइल्डहुड एमनीसिया आ जाता है इस बिहेवियर पर्सपेक्टिव में, जो मैंने अभी डिस्कस कर दिया। अब हम चमचू को चाइल्डहुड एमनीसिया को डिस्कस करेंगे। सॉरी, यहाँ पर ना कुछ गलती है, तो इसलिए मैं अभी उसको आगे नहीं बढ़ाऊंगा। यहाँ पर ना मैंने कुछ गलतियाँ करी हैं, तो इसको मैं ठीक करके इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में आपको समझाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।